साथ और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के शोपियां से। यह खबर जहां पर चकूरा इलाके में मुठभेड़ हुई है। पुलिस और सुरक्षा बल वहां मौके पर मौजूद हैं और इस दौरान 2 आतंकवादियों को घेरे जाने की खबर है। सुरक्षा बल आतंकियों के बीच भिड़ंत चल रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में यह भिड़ंत हो रही है। तो शोपियां के चकूरा से ये जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है बड़ी। इस वक्त आपको बता दें कि पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से 2 आतंकवादियों को घेरे जाने की सूचना मिल रही है और दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। और इस दौरान ये कोशिश सुरक्षा बलों की और की पुलिस की कि या तो जिंदा इन आतंकियों को पकड़ लिया जाए, नहीं तो इनको ढेर कर दिया जाए। और वहीं अगली खबर भटिंडा से, जहां मिलिट्री स्टेशन फायरिंग के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 2 दिन पहले एक इंसास राइफल गायब हुई थी और 28 कारतूस भी गायब हो गए थे। फिलहाल मिलिट्री स्टेशन के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं और पुलिस को मिलिट्री स्टेशन में एंट्री नहीं दी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना की जानकारी ली है। आपको बता दें कि पंजाब के भटिंडा में स्थित मिलिट्री स्टेशन बुधवार सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। तड़के 4:30 बजे करीब अचानक ये गोलियां चलने लगी। इस दौरान गोलीबारी में आर्टिलरी यूनिट के 4 जवानों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। गोलीबारी की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने इस आतंकी घटना को आतंकी घटना मानने से इनकार कर दिया है। जो इंसिडेंट हुआ बड़ा दर्दनाक है। सुन के रंज हुआ कि मिलिट्री बेस के ऊपर 4 कैजुअल्टीज हुई हैं फायरिंग में। पर ये क्यों फायरिंग हुई, ये क्या कारण है, इसका तो इंक्वायरी पता देगी। कोई कंजेक्चर नहीं कर सकता, जैसे कि को कह रहे कि ये तो शायद अंदर का मामला है, एक इंसास राइफल गायब थी और कार्ट्रिजेस गायब थे। ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगी। पटना एयरपोर्ट पर बम होने की खबर अफवाह निकली है। पटना एयरपोर्ट में बम की अफवाह उड़ाने वाले व्यक्ति सुधांशु शेखर को पुलिस ने समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, यह खबर फैली थी कि पटना में एयरपोर्ट में बम है, लेकिन यह खबर अफवाह निकली और फिलहाल जानकारी मिल रही है कि जिस व्यक्ति ने यह अफवाह फैलाई थी, जिसने फोन किया था, वो व्यक्ति समस्तीपुर से गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये वही शख्स है जिसने पटना एयरपोर्ट पर बम होने की अफवाह उड़ाई और एयरपोर्ट अधिकारी को फोन कर बम होने की सूचना दी। अनजान कॉल ने पटना में हड़कंप मचा दिया। जानकारी होते ही बम निरोधक टीम और श्वान दस्ता मौके पर पहुंचा। करीब 2 घंटे तक जांच पड़ताल की गई, चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला। इसी बीच पुलिस ने जिस नंबर से कॉल आया था उसे सर्विलांस पर लिया और समस्तीपुर के सुधांशु शेखर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। डिटेन कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के क्रम में ये बात आई है कि व्यक्ति जो है वो शराब के नशे में था और शराब के नशे में उसके द्वारा फोन किया गया है। पुलिस की माने तो सुधांशु नशे में था जब उसने बम होने को लेकर फर्जी फोन एयरपोर्ट के अधिकारी को किया। पुलिस गिरफ्त में आया सुधांशु मीडिया के कैमरे पर भी अजब गजब बात बोलता दिखा। माए हमारे बाहर नहीं जा पाए, माए मेरे पास आए क्योंकि मैं मर जाऊंगा। हमारा भाई हमको जीने नहीं देता है। गोविंद पंजाबी कॉलोनी में गली नंबर 1 में मेरा 70-80 गो रूम है। वो जाता है पूरा कब्जा कर ले। यही अथी अगर आप चला दीजिए लाइव टेलीकास्ट। कहाँ जा रही थी? मेरी माँ बागेश्वर धाम जा रही है। झूठे का हम पागल हो गए। वहाँ बाबा को चढ़ाना चढ़ाएगी, हमको नहीं देगी 10 रुपया। पिछले साल जुलाई 2022 में ऐसी खबर आई थी। पटना से दिल्ली जा रही फ्लाइट में एक बम रखे जाने की खबर एक व्यक्ति ने दी थी। इसके बाद एहतियात के तौर पर फ्लाइट को रोका गया और सभी यात्रियों को फ्लाइट से बाहर उतारा गया था। हालांकि बम नहीं मिला और इस तरह की अफवाह उड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है ताकि आगे से कोई इस तरह की हरकत ना करे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और संजय के साथ समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। और वहीं दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में स्थित एक स्कूल को आज ईमेल के जरिए कैंपस में बम होने की सूचना मिली। इस सूचना से पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया और आनन फानन में स्कूल को खाली कराया गया। मेल के सब्जेक्ट में बम की धमकी की बात लिखी थी। मेल में लिखा था कि स्कूल में बम प्लांट किया गया है। ये मेल मिलते ही स्कूल प्रशासन सख्ती में आ गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। बम निरोधक दस्ते और कमांडो ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। और वहीं द्वारका जिले के एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने हेरोइन की तस्करी के मामले में एक और विदेशी ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है।
उसके पास से 300 ग्राम फाइन क्वालिटी की हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ बताई जा रही है। यह ड्रग तस्कर दूसरे ड्रग बेचने वालों को फाइन क्वालिटी का हेरोइन उपलब्ध करवाता था। उन ड्रग बेचने वालों का बैकबोन यह माना जाता था। शिमला में विपक्षी एकता पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे कुछ दल जब एकत्रित होते हैं तो महागठबंधन बनता है। 2014-2019 में भी यही ठगबंधन बना था, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि जनता जानती है कि विपक्षी दल भ्रष्टाचार में डूबे हैं। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे कुछ दल जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो महाठगबंधन बनता है। भ्रष्टाचार छिपता नहीं है। लोग इनकी नीतियों को जानते हैं कि ना इनके पास कोई नीतियां हैं, ना नेतृत्व है, ना ही साफ नीयत है। और जब नीयत में ही खोट हो तो जनता कभी वोट नहीं देती। और 2014 में 2019 में बहुत प्रयास इन्होंने किए, यही ठगबंधन बना था। 2017 में 2022 में उत्तर प्रदेश में भी महाठगबंधन बना था, नहीं हो पाया कुछ। कारण जनता जानती है कि ये जो विपक्षी दल हैं, इनका कारनामे, इन्होंने जो वायदे किए थे उससे मुकर गए और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता को धार देने की कोशिश नीतीश कुमार ने तेज कर दी है। अपने 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी से मुलाकात की। नीतीश के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे। नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिशों में जुट गए हैं। विपक्ष को मजबूत करने के साथ ही बीजेपी के खिलाफ बेहतर विकल्प देने की रणनीति पर मंथन की ये तस्वीर बताती है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इन नेताओं की मुलाकात कितनी अहम है। दिल्ली दौरे पर गए नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर तेजस्वी यादव और ललन सिंह के साथ मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया के सामने आए सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि विपक्षी एकता को मजबूत करना ही एकमात्र मकसद है। कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे। ये बात तय हो गई है। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और ललन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं, उसी लाइन पे हम काम करेंगे। इस अहम बैठक में नीतीश कुमार को विपक्ष को एकजुट करने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नीतीश विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारत के बड़े नेताओं से बातचीत करेंगे, जबकि डिप्टी सीएम तेजस्वी भी अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार बार बार ये कहते रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्ष की नींव जरूरी है। वैसे जेडीयू और आरजेडी के नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार की भूमिका यूपीए में और बढ़े। सूत्रों की माने तो नीतीश को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए का संयोजक बनाया जा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित आवास पहुंचे, जहां वे तेजस्वी की बेटी और पत्नी से मुलाकात की।
नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर मंगलवार की शाम ही पहुंच चुके थे। अपने 4 दिवसीय दौरे पर नीतीश विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से रवि सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव से पहले राजस्थान को पहली और देश में 15वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्या है इस ट्रेन की खासियत और कैसे इस ट्रेन से राजस्थान के विकास को नया आयाम मिलेगा, इस रिपोर्ट में देखते हैं। भारतीय रेल की 9 वर्षों में बदली तस्वीर इस तेजी से बदलते भारत की मिसाल बनी है और साथ ही तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस। ये सब विकास के प्रति मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वंदे भारत ट्रेन विकसित होते भारत की उमंग और तरंग का प्रतीक है। पीएम मोदी का राजस्थान को उपहार, वंदे भारत का सपना हुआ साकार, विकास के पहियों को तेज रफ्तार, पर्यटन उद्योग को मिलेगा विस्तार। प्रदेश को पहली बार वंदे भारत की सौगात मिली। दिल्ली से अजमेर रूट पर यह एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद थे। वंदे भारत पहली ट्रेन है जो स्वदेशी सेफ्टी सिस्टम कवच के अनुकूल है। वंदे भारत भारतीय रेलवे के इतिहास की वो पहली ट्रेन है जिसने बिना अतिरिक्त इंजन के सह्याद्री घाट की ऊंचाई चढ़ाई पूरी कर दी। दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर दिल्ली आना जाना और आसान हो जाएगा। ये ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत मदद करेगी। तीर्थराज पुष्कर हो या फिर अजमेर शरीफ, आस्था के ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंचने में भी अब श्रद्धालुओं को ज्यादा आसानी होगी। जब से वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है तब से 60 लाख लोग इसमें सफर कर चुके हैं। तेज रफ्तार इन ट्रेनों की सबसे बड़ी विशेषता है। खास बात यह है कि इस लग्जरी ट्रेन में सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। वंदे भारत रेल जयपुर से दिल्ली के लिए शुरू हो चुकी है। हम इस समय चलती हुई वंदे भारत में हैं और आप मेरे पीछे देखेंगे खचाखच वंदे भारत ट्रेन इस समय भरी हुई है और तमाम लोग जो है वो अलग अलग स्टेशन के लिए जयपुर जंक्शन से रवाना हो चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है। हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा भी सफर कर रहा है। क्या नाम है आपका? तेजस बेनीवाल। कहाँ जा रहे हो आप? दौसा। कैसा लग रहा है वंदे भारत में बैठने के बाद? मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है वंदे भारत में। मेरे को बहुत रॉयल सा फील हो रहा है। ये मतलब एक लग्जरी ट्रेन है, इसमें बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि सीट बहुत ऐसी घूम सकती है। कैसे घूमती है? घूम आके दिखाओ, कैसे घुमाई थी आपने सीट को? कैसे घुमाया था सीट को? अरे वाह! तो ये आपने सीट बाहर का सीन देखने के लिए घुमाई है? हाँ, एक तो बाहर का सीन भी देख सकते हैं और जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ रोटेट करके एक दूसरे की तरफ वो सी कर सकते हैं। वेरी गुड। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी सफर कर रही हैं। मैडम कहाँ जा रही हैं आप? हम लोग गांधीनगर स्टेशन तक जा रहे हैं। अच्छा। और आप कहाँ जा रही हैं? गांधीनगर स्टेशन जा रहे हैं। इतनी छोटी सी दूरी के लिए आपने वंदे भारत जैसी स्पीड वाली ट्रेन क्यों पकड़ी? इसलिए कि हमें एक्सपीरियंस लेना था कैसा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अच्छी ट्रेन हमारे राजस्थान में चलाई इसके लिए। चलिए, ये शुक्रिया अदा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ बैठे। कहाँ जा रहे हैं आप? गांधीनगर। तो बहुत छोटी सी दूरी तय कर रहे हैं आप जयपुर से? हाँ, हमें स्टाफ से है तो वहाँ तक। तो आज जो वंदे भारत है वो बहुत छोटे छोटे स्टेशन पर भी स्टॉप करते हुए जा रही है और लोग जितना नजदीक जाकर इसका अनुभव ले सकते हैं ले रहे हैं। हालांकि 13 अप्रैल से यही वंदे भारत अजमेर से जो है वो दिल्ली के लिए नियमित रूप से शुरू हो जाएगी और आप यहाँ पर देख सकते हैं यात्रियों के अंदर कितना उत्साह है। ये ट्रेन दिल्ली कैंट से अजमेर के बीच की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी।
जो उसी रूट पर चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस की तुलना में 60 मिनट तेज होगी। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। जाहिर है सफर कम समय में तय होगा। ट्रेन की नियमित सेवा 13 अप्रैल 2023 से शुरू होगी और ये अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। ये ट्रेन जयपुर, अलवर और गुड़गांव में भी रुकेगी। इस ट्रेन के जरिए दिल्ली से जयपुर और अजमेर का सफर कम समय पर तय किया जा सकेगा। ये ट्रेन प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पुष्कर और अजमेर शरीफ दरगाह समेत कई स्थानों से कनेक्टिविटी में सुधार लाएगी। इन जगहों पर हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। अब किराया जानिए। IRCTC के मुताबिक अजमेर से जयपुर 505 रुपए चेयर कार में, एग्जीक्यूटिव में 970 रुपए। ऐसे ही जयपुर से अलवर 645, 1175 एग्जीक्यूटिव में। जयपुर से गुरुग्राम 860 चेयर कार में, 1600 रुपए एग्जीक्यूटिव की। जयपुर से दिल्ली के लिए दरें 880 और 1650 हैं, तो वहीं अजमेर से दिल्ली तक की दूरी के लिए 1085 चेयर कार के लिए और 2075 एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए चुकाने होंगे। बताने की जरूरत नहीं कि ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म को खासी मदद पहुंचाएगी, उसे नया विस्तार देगी। जाहिर है पुष्कर और अजमेर शरीफ पहुंचने में लोगों को आसानी होगी। बीते 2 महीनों में यह छठी वंदे भारत ट्रेन है जिसे हरी झंडी दिखाई गई। खास बात यह है कि जल्द ही देश भर में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जाएगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। सिंगर मीका सिंह इन दिनों कतर के दोहा में हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो ट्वीट किया गया है जिसमें मीका सिंह थैंक्स टू मोदी जी कहते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम दोहा में हैं और यहां अच्छी बात यह है कि हम यहां भारतीय करेंसी में भी खरीदारी कर सकते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, हेलो इंडिया, दिस इज मीका सिंह एंड प्राउड मोमेंट की बात है कि राइट नाउ आई एम इन कतर दोहा और हमारे इंडियन मनी इंडियन करेंसी में यू कैन शॉप। जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप इंडियन करेंसी ले सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। सो थैंक्स टू मोदी जी, सल्यूट टू यू, बिकॉज ऑफ यू ये पूरा हिंदुस्तानी पैसा पूरे वर्ल्ड में चलेगा, कतर में तो चल रहा है। जय हिंद। और ये फटाफट अंदाज में देखते हैं प्राइम 25। सीएम नीतीश कुमार ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। राजस्थान में आज से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच चलेगी ट्रेन। वंदे भारत रेल आज विधिवत रूप से अपने सफर पर रवाना हो गई। पहले दिन वंदे भारत को जयपुर से रवाना किया गया, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ राजस्थान बीजेपी से जुड़े तमाम बड़े चेहरे, विधायक और सांसद जयपुर जंक्शन पर पहुंचे। 11 बजे पीएम मोदी ने दिल्ली से रेल को हरी झंडी दिखाई और रेल दिल्ली के लिए रवाना हो गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवनियुक्त शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने शिक्षकों को बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के वीरभूम में 14 अप्रैल को भाजपा कार्यालय की आधारशिला रखेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 15 अप्रैल को भरतपुर संभाग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर जिला भाजपा तैयारियों में जुटी है। इस दौरान जिले के प्रत्येक मंडल पर करौली, धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, जिला अध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया और संयोजक मिलकर बैठक में समीक्षा की। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट में करीब 2 घंटे तक बहस हुई। सिसोदिया को राहत नहीं मिली। शिमला में विपक्षी एकता पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जमकर बोला हमला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे कुछ दल जब इकट्ठा होते हैं तो महागठबंधन बनता है। बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 2 दिन पहले एक इंसास राइफल गायब हुई थी और 28 कारतूस भी गायब हो गए थे। फिलहाल मिलिट्री स्टेशन के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। दरभंगा और पटना एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाले सुधांशु शेखर उर्फ मुकुंद को नगर थाना क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल भी जब्त कर लिया। प्राथमिक जांच में आरोपी मानसिक रूप से परेशान और शराब का आदी बताया जा रहा है। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में स्थित एक स्कूल को आज ईमेल के जरिए कैंपस में बम होने की सूचना मिली। इस सूचना से पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया और आनन फानन में स्कूल को खाली कराया गया।
पटना सिटी के पटना साहिब स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक सनकी युवक ट्रैक पर खड़ी एक ट्रेन की छत पर चढ़कर 25,000 वोल्ट की तार छूने की कोशिश करने लगा। दिल्ली के नरेला इलाके में आज एक गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना पर आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हाईटेंशन लाइन से निकली चिंगारी से गेहूं के खेत में लगी आग। 30 बीघा खेत में लगी तैयार गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। यूपी के मेरठ में पानी विवाद पर दो पक्षों में जमकर बवाल। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर करीब 20 राउंड की फायरिंग की। एक की हालत गंभीर। यूपी के बागपत में एक लड़के ने अपने पिता, चाचा और बुआ को मौत के घाट उतारा। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के बीड़ में बैंक मैनेजर के अंग्रेजी में ईमेल आईडी मांगने पर ग्राहक ने बुरी तरह से पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर में आज सुबह 10:10 पर रिक्टर पैमाने पर 4.0 तीव्रता का भूकंप आया। जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दी। तमिलनाडु मामले में वीडियो वायरल को लेकर फंसे यूट्यूबर मनीष को बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद का साथ मिला। तमिलनाडु मामले में मनीष कश्यप पर कई मामले दर्ज किए गए हैं। सोनू सूद ने बड़ा बयान दिया है। बॉलीवुड एक्टर ने ट्वीट किया। कोझिकोड एलाथुर ट्रेन हमले के आरोपी शाहरुख सैफी को आगे की जांच के लिए कन्नूर रेलवे स्टेशन लाया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने धर्मस्थल स्थित मंजूनाथ मंदिर का दौरा किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता नगर निगम द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुई। हनुमानगढ़ के संगरिया में एक ज्वेलरी शॉप से 6 महिला चोरों ने 7 लाख रुपए के जेवर पार कर लिए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें महिला ज्वेलर्स को जेवर दिखाने के बहाने बातों में उलझाकर नकदी लेकर फरार हो गई। सचिन पायलट के अनशन और उसके बाद आज उनकी दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात पर भाजपा की पैनी नजर। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, वक्त की पायलट की राजनीति का फैसला करेगा। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जयपुर बम ब्लास्ट मामले में बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी बम ब्लास्ट पीड़ितों का हर कदम पर साथ देगी। प्रदेश सरकार की लचर पैरवी से ब्लास्ट के दोषी बरी हो गए। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को जनता के बीच उठा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।